हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब क्लास। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था और वेक्टर के कुछ प्रॉपर्टीज को भी हमने देख रखा है ना। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कितने टाइप के वेक्टर्स हैं, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला वेक्टर है जिसे क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर कहेंगे इसको? यूनिट वेक्टर। मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में यूनिट का मतलब होता है वैल्यू वन। वैल्यू कितनी होती है? वन। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, यूनिटी का मतलब क्या होता है? वन। जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर वन है तो वैसे वाले वेक्टर को हमने क्या नाम रखा है? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को दिखाने का सिंबल क्या होता है? ए कैप। इसे क्या बोलते हैं? ए कैप। पढ़ने का तरीका क्या है इसका? ए कैप। सही है। और ए कैप को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? वेक्टर ए को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्या बोल रहा हूँ? जिसका भी आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर। अब कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है मैंने। एफ वेक्टर इक्वल टू 100 न्यूटन डाउनवर्ड। तो 100 न्यूटन इसकी मैग्नीट्यूड है और डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है। तो पहले मैं लिख दूं एफ वेक्टर इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये लिखा मैंने इसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर लिखना चाहता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा एफ कैप विच इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर। बताइए ये क्या था? 100 न्यूटन डाउनवर्ड डिवाइडेड बाय 100 न्यूटन। देखिए 100 न्यूटन कट गया, तो यहां से एफ कैप क्या दिख रहा है? डाउनवर्ड। ओनली डाउनवर्ड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट? तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो तब आपको क्या मिलेगा? उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट आगे क्या बोला है मैंने? यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस। यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए यहाँ पे 100 न्यूटन कट गया, यानी कि न्यूटन न्यूटन भी कट गया, यानी कि दोनों यूनिट कट जाते हैं, तो यहाँ पे कोई यूनिट बचने वाला नहीं है। ये पॉइंट याद रखेंगे, यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट आगे क्या बोला है? इट गिव्स द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर जब हमने फाइंड किया तो हमें सिर्फ क्या मिल रहा है? डाउनवर्ड, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड वन है, कोई यूनिट नहीं है। तो ये यूनिट वेक्टर बेसिकली किस काम आता है? डायरेक्शन दिखाने के लिए आता है। किसका डायरेक्शन दिखाएगा यूनिट वेक्टर? वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएगा। किसका डायरेक्शन दिखाएगा? वेक्टर का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, हम जब फिजिक्स में बात कर रहे हैं या मैथमेटिक्स में बात कर रहे हैं तो हमें बहुत बहुत से टाइम पे हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन चीजों का यूज करना होता है। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस बोल के बार बार नहीं लिखेंगे हम, उसके बदले में क्या लिख देंगे? आई कैप। आई कैप अगर लिखते हैं तो ये समझ जाएंगे कि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर मैं बोल दूं ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन आई कैप, है ना, या फिजिकल टू 10 न्यूटन आई कैप, तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। किधर लग रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर मैंने वैसे ही जे कैप बोल दिया है तो जे कैप कौन सी एक्सिस को दिखाएगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस को दिखाएगा। कौन सी एक्सिस? पॉजिटिव वाई एक्सिस। यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए आई कैप रहेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस को दिखाने के लिए जे कैप रहेगा, वैसे ही पॉजिटिव जेड एक्सिस को दिखाने के लिए के कैप रहेगा। अगर कभी आपको ऐसे मिल जाए कि v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड के कैप, तो समझ जाना कि यहाँ पे जो वेलोसिटी दे रखी है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलावा दे रखी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है कौन सी एक्सिस का? पॉजिटिव एक्स एक्सिस का। जे कैप क्या है? ये भी यूनिट वेक्टर है कौन सी एक्सिस का? पॉजिटिव वाई एक्सिस का। और के कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस। आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाई हाउ मच? 10 मीटर। कोई बॉडी है जो कि 10 मीटर चल रही है, कौन सी एक्सिस में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देन इट मूव्स 6 मीटर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में 6 मीटर चल रही है। नेक्स्ट उसके बाद बोला गया फाइनली मूव्स 20 मीटर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ये वाला जेड एक्सिस में 20 मीटर चल रहा है। तो आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। इसका क्या बोलना है? डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए जो बॉडी हमारी है वो कौन से एक्सिस में चली है? एक्स एक्सिस में चलिए, वाई एक्सिस में चलिए, जेड एक्सिस में चलिए। तो पहले मैं यहाँ पे लिख दूं एक्स एक्सिस में कितना चला है? 10 मीटर। 10। सही है। कौन सी एक्सिस में? एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए मैं क्या लूंगा सिंबल? आई कैप। तो यहाँ पे आई कैप। तो इससे समझ जाएंगे कि हम 10 मीटर चलना है हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में।
उसके बाद देखिए कितना चल रहा है, 6 मीटर अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, है ना। वाई एक्सिस के लिए हम क्या लगाएंगे, जे कैप, सही है। तो पहले हम 10 मीटर चलेंगे एक्स एक्सिस में, फिर 6 मीटर चलेंगे वाई एक्सिस में। उसके बाद कितना चलेंगे, 20 मीटर, कौन से एक्सिस में, जेड एक्सिस में, है ना। तो जेड एक्सिस के लिए हम क्या लगाएंगे, के कैप, सबका यूनिट कॉमन लेके मैंने लिख दिया यहाँ पे मीटर। आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये चीज जो है, इतने बड़े सेंटेंस को मैं इतने शॉर्ट में लिख सकता हूँ। तो ये बता रहा है कि 10 मीटर चलना है पॉजिटिव एक्स में, 6 मीटर चलना है पॉजिटिव वाई में, और 20 चलना है पॉजिटिव जेड में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई जे के स्टैंड्स हियर फॉर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पॉजिटिव एक्स को चलो आपने आई से दिखा दिया, तो नेगेटिव एक्स को किससे दिखाओगे, माइनस आई से दिखाएंगे। पॉजिटिव वाई को अगर हमने जे से दिखाया, तो नेगेटिव वाई को माइनस जे से दिखाएंगे, सही है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आई जे के लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव में लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला जो वेक्टर है हमारा वो है जीरो वेक्टर। जीरो मतलब क्या है, वैल्यू, वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसे क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर, है ना। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, राइट। अब जीरो वेक्टर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ओ लिख के उसके ऊपर एरो मार्क लगा देते हैं, तो ये सिंबल होता है जीरो वेक्टर के लिए। कौन से वेक्टर के लिए, जीरो वेक्टर के लिए। अगर इसको ज्योमेट्रिकली आप डिनोट करना चाहते हैं, तो आप क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। क्यों डॉट लगाएंगे, कल मैंने आपको बोला था कि किसी भी दो वेक्टर, सॉरी, किसी भी वेक्टर की जो ड्राइंग बनाने के टाइम पे हम लेंथ ड्रॉ करते हैं, उसकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो लेंथ ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड कम होगा तो लेंथ कम होगी, ऐसे पढ़ा है मैंने, है ना। तो वैसे ही अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो उस टाइम पे लेंथ कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो इसका मतलब इनिशियल फाइनल दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे, तो सिर्फ एक डॉट रहेगा, क्या रहेगा, डॉट। इस डॉट से हम कौन सा वेक्टर दिखाएंगे, जीरो वेक्टर। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इसका जो डायरेक्शन होता है ये डिफाइन नहीं होता है। अब बताइए, अगर मैं इसे एक लाइन खींच के दे दूं तो इसमें डायरेक्शन हो सकती है। अगर मैं इसे डॉट रख दूं तो बताइए इस डॉट का डायरेक्शन किधर दिखाओगे, तो ये किधर भी हो सकता है, आगे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, बाहर हो सकता है, अंदर हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में होता है। इसका कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इट कैन हैव यूनिट, इसकी यूनिट हो सकती है, मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता है मगर यूनिट हो सकती है। मैग्नीट्यूड जीरो है मगर यूनिट होगी, कैसे होगी देखना इधर। ऐसे 10 न्यूटन है, या फिर मैं जनरली ले लेता हूँ। देखिए, 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच, जीरो न्यूटन। तो इसमें मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, जीरो है, न्यूटन यूनिट है ना। तो इसमें क्या कहलाएगा, ये जीरो वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसे क्या बोलेंगे हम, जीरो वेक्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, पैरेलल वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स, पैरेलल, पैरेलल इन द सेंस उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, डायरेक्शन। जिन भी वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा वो सभी वेक्टर्स को हम क्या कह देंगे, पैरेलल वेक्टर्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन ऐसे ही है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन तो सेम है। डायरेक्शन अगर सेम है तो उन्हें कौन से वेक्टर कहेंगे हम, पैरेलल वेक्टर्स। अब यहाँ पे देखिए, ये एक वेक्टर है वेलोसिटी का, 10 मीटर पर सेकंड, ये दूसरा वेक्टर है फोर्स का, 5 न्यूटन। सही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों पैरेलल में है। यहाँ पे देखिए 6 न्यूटन, ये 4 न्यूटन, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों भी पैरेलल वेक्टर्स है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है, दे मे रिप्रेजेंट सेम और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे देखिए दोनों वेक्टर पैरेलल है और दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। यहाँ पे देखिए, ये वेलोसिटी है और ये वाला फोर्स है, ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टिल दे आर पैरेलल। यानी कि पैरेलल वेक्टर्स के अंदर दोनों वेक्टर के जो क्वांटिटीज है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। आई होप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोला है, दे मे हैव सेम और डिफरेंट यूनिट। दोनों वेक्टर की यूनिट सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखिए, यहाँ पे इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसका यूनिट न्यूटन है, यानी कि डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों का यूनिट न्यूटन है तो ये दोनों सेम है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। कितनी डिग्री होगा, 0 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वेक्टर है उसे कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर से, एंटी पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन। एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखिए, ए वेक्टर आपका आगे की तरफ है, बी वेक्टर बिल्कुल पीछे की तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं।
तो वैसे टाइम पे हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखिए इन दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट है तो इनको भी एंटी पैरेलल कहेंगे, इन दोनों का भी डायरेक्शन अलग है तो इनको भी एंटी पैरेलल कहेंगे। सेम डायरेक्शन में होंगे तो पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एंटी पैरेलल। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, दे मे रिप्रेजेंट सेम और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 न्यूटन 2 न्यूटन सेम फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, 10 मीटर पर सेकंड 2 न्यूटन। यहाँ पे दोनों अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऊपर वाला वेक्टर वेलोसिटी दिखा रहा है, नीचे वाला वेक्टर फोर्स दिखा रहा है। इसका मतलब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दे मे हैव सेम और डिफरेंट यूनिट्स। दोनों की यूनिट सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का यूनिट सेम है तब भी एंटी पैरेलल है। यहाँ पे दोनों का यूनिट सेम नहीं है तब भी ये एंटी पैरेलल है। सही है। नेक्स्ट, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। कैसे? अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये 0 डिग्री पे, अगर इसको हम ऐसे घुमा देंगे तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम कितने वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो सकते हैं, तो ये वेक्टर हो सकते हैं। कैसे देखना है, ये एक वेक्टर ए है, इसका एंटी पैरेलल वेक्टर ये बी है और इसका एंटी पैरेलल वेक्टर ये सी। अब देखिए ए और बी तो एंटी पैरेलल है, बी और सी भी एंटी पैरेलल है, लेकिन ए और सी पैरेलल हो गए। यानी कि यहाँ पे एक टाइम पे आप देखेंगे तो सिर्फ दो ही वेक्टर आपको एंटी पैरेलल दिखाई देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पैरेलल कितने भी बना सकते हैं लेकिन एंटी पैरेलल वेक्टर एक टाइम पे हम कितने बना सकते हैं, किसी वेक्टर को एंटी पैरेलल वेक्टर अगर ड्रॉ करना है तो मैक्सिमम दो ही बना सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर्स। अब यहाँ पे इक्वल बोला है, इक्वल मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए, है ना। तो वेक्टर के पास होते क्या है, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। अगर इक्वल होना है तो मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम हो जाता है तो वैसे वेक्टर्स को हम क्या नाम देते हैं, इक्वल वेक्टर्स। देखिए यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों की लेंथ मैंने बराबर रखी है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम रखा है, तो ये दोनों कैसे वेक्टर्स कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 न्यूटन 10 न्यूटन, बताइए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों के नंबर सेम है, दोनों की यूनिट भी सेम है। मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी आती है यूनिट। तो इसका नंबर यूनिट दोनों का सेम है यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो ये दोनों कैसे वेक्टर्स कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। कैसे वेक्टर कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर। सुनना और एक बार, ये कोई वेक्टर है 4 न्यूटन, ये कोई वेक्टर है 4 मीटर पर सेकेंड। बताइए ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, दोनों का नंबर तो सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, मगर यूनिट, एक का यूनिट न्यूटन आ रहा है, दूसरे का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, यानी कि दोनों सेम यूनिट में नहीं है। तो इसका मतलब ये पैरेलल हो सकते हैं, इक्वल नहीं है। तो ये नॉट इक्वल बट पैरेलल, ये पैरेलल कहलाएंगे। पैरेलल कहलाने के सिर्फ क्या देखना चाहिए, डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब ये पैरेलल है ना। ये भी पैरेलल है, साथ में ये इक्वल भी है, यानी कि हर इक्वल वेक्टर पैरेलल हो सकता है लेकिन हर पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं हो सकता है। आई होप ये समझ गए होंगे आप। तो जब इक्वल होते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। तो क्या क्या इक्वल होना चाहिए, नंबर इक्वल होना चाहिए, यूनिट इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि ये इक्वल वेक्टर्स है। नेक्स्ट, ये दोनों जो होंगे सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही दिखाने चाहिए। अब देखिए ये वाला वेक्टर आपको फोर्स दिखा रहा है तो ये वाला वेक्टर भी आपको फोर्स ही दिखाना चाहिए, है ना। अगर वैसे वहां पे फोर्स दिखा रहे हैं, नीचे वाला वेलोसिटी दिखा रहा है, तब वो इक्वल कहलाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। यहाँ पे दोनों इक्वल कहलाएंगे क्योंकि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही दिखा रहे हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट, और दोनों का यूनिट भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का यूनिट कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इक्वल वेक्टर के बारे में। चलिए अगला वेक्टर देखते हैं, अपोजिट ऑफ ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। क्या होता है अपोजिट ऑफ ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कोई वेक्टर है जिसकी कुछ वैल्यू है, कोई डायरेक्शन है। अगर मेरे पास दूसरा वेक्टर है जिसकी वैल्यू इसके बराबर है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो वैसे टाइम पे हम क्या बोलेंगे, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का अपोजिट है। कैसा है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का अपोजिट है। कब होगा, जब एक वेक्टर का डायरेक्शन और दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों की जो मैग्नीट्यूड होगी, नंबर यूनिट दोनों के सेम होने चाहिए लेकिन डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अपोजिट। तो वैसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, अपोजिट और नेगेटिव ऑफ वेक्टर। देखिए वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, सही है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। कैसे है, यहाँ पे देखिए ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ए वेक्टर आगे की तरफ जा रहा है, बी वेक्टर पीछे की तरफ जा रहा है, दोनों के वैल्यूज जो है वो सेम है, राइट।
तो यहाँ पे दोनों की लेंथ मैंने बराबर दिखाई है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसे है, बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे देखिए, ये 10 न्यूटन आगे की तरफ है, 10 न्यूटन पीछे की तरफ है, यानी कि एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव है, या फिर एक वेक्टर दूसरे का अपोजिट है, राइट? तो ए इज अपोजिट टू बी, यानी कि ये वाला जो वेक्टर है बी के अपोजिट है, बी इज अपोजिट टू ए, ऐसे बोल सकते हैं। तो अपोजिट दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस बी वेक्टर। माइनस किसके लिए, अपोजिट है इसलिए। आई होप ये समझ रहे होंगे आप। उसके बाद दे मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये दोनों वेक्टर जो अपोजिट वाले होंगे, ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी दिखाने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फोर्स है, ये भी फोर्स है, यानी कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को अगर दिखाएंगे तो उस टाइम पे हम बोलेंगे ये नेगेटिव है ना। नेक्स्ट, दे मस्ट हैव सेम यूनिट। इन दोनों की यूनिट भी सेम होनी चाहिए। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर्स। कई सारे वेक्टर्स है, अगर आप उनको एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं तो वैसे वाले वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। यहाँ पे देखिए, मैंने कई सारे वेक्टर्स ड्रॉ कर रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर। बताइए यहाँ पे एक लाइन में कौन कौन आ सकते हैं। ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, सी लाइन को छोड़ के ऊपर जा रहा है, डी ई लाइन को छोड़ के नीचे जा रहा है, और एफ बिल्कुल ही ऊपर चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये तीन वेक्टर कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर कौन कौन हो सकते हैं, ए, बी और डी। सही है। जो भी वेक्टर्स एक ही लाइन में आएंगे वैसे वाले वेक्टर्स को हम क्या नाम देंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए, ए, बी एंड डी आर कोलिनियर। सही है। कोई भी पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कोलिनियर होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये और ये पैरेलल है, ए और डी, लेकिन आप देखेंगे ए और बी एंटी पैरेलल है, लेकिन ये सभी मिला के कोलिनियर है ना। आई होप ये आपको समझ में आएगा। कोलिनियर कुछ नहीं होता है, जिन वेक्टर्स को आप एक ही लाइन में अरेंज कर सकते हैं वो सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला जो है वो है कोप्लेनार वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स, कोप्लेनार। प्लेन मतलब क्या होता है, सरफेस। प्लेन क्या होता है, सरफेस। तो एक ही सरफेस पे आने वाले सारे वेक्टर्स को हम क्या नाम देते हैं, कोप्लेनार वेक्टर्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये जो जेड और वाई के बीच में जितना सरफेस है उसे क्या नाम दिया है हमने, वाई जेड प्लेन बोल के नाम दिया है। क्या बोल के नाम दिया है, वाई जेड प्लेन। अब ये जितने भी वेक्टर दिख रहे हैं आपको, ए बी सी डी ई, ये जितने भी वेक्टर है, पांच के पांच वेक्टर, ये सभी वाई और जेड के सरफेस पे ही है। सही है। तो ये कौन से प्लेन में आते हैं, वाई जेड प्लेन में। यानी कि इन सबका प्लेन सेम है, ये भी वाई जेड में है, ये भी वाई जेड में, यानी कि पांचों के पांचों वाई जेड प्लेन में है। तो तब ये पांच वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, को प्लेनार वेक्टर्स। क्या उनके नाम देंगे इनको, को प्लेनार। अब देखिए, ये जो एफ वेक्टर है कौन सी सरफेस पे है, एक्स और वाई वाले प्लेन में है, यानी एक्स वाई सरफेस पे है। ये सारे कौन से सरफेस पे है, वाई जेड सरफेस पे है। सही है। तो इसका मतलब ये वाला उनके सरफेस पे है कि अलग सरफेस पे, अलग है। तो इसे बोलेंगे हम नॉन कोप्लेनार। क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनार। एक ही सरफेस पे आने वाले कई सारे वेक्टर्स को हमने क्या नाम दे रखा है, कोप्लेनार। और एक पॉइंट क्या है इसमें, कोई भी दो वेक्टर्स जब भी आप लेंगे तो वो हमेशा कोप्लेनार ही होंगे। कोई भी दो वेक्टर ही जब आप चूज करेंगे तो हमेशा कैसे होंगे, कोप्लेनार। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। परपेंडिकुलर मतलब कितने डिग्री पे होने चाहिए, 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर आपके 90 डिग्री पे हैं तो वैसे टाइम पे हम उन वेक्टर्स को क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। सही है। देखिए यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, यानी कि ए और बी दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स कितने हो सकते हैं, तीन। म्यूचुअली का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ सभी 90 डिग्री पे ही होने चाहिए। अब बताइए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। बताइए जेड और वाई के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90। वहीं पे जेड और एक्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90। बताइए एक्स और वाई के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। यानी कि मैक्सिमम मैं 90 कितने बना सकता हूँ, तीन ही वेक्टर से बना सकता हूँ। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब हर एक वेक्टर हर दूसरे वेक्टर से 90 डिग्री पे ही होना चाहिए। ऐसे कितने वेक्टर पॉसिबल है, ओनली 3 वेक्टर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे दिया देखिए, ये वाला ए वेक्टर बी वेक्टर 90 डिग्री, बी वेक्टर सी वेक्टर 90 डिग्री, ए वेक्टर सी वेक्टर भी 90 डिग्री, ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्या बोला है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। यानी कि आपके पास कोई वेक्टर है ए और कोई वेक्टर है बी, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल के लिए क्या सेम होना चाहिए, डायरेक्शन। आगे क्या बोला है,
बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर, बी वेक्टर किसके साथ पैरेलल है, किसी सी वेक्टर के साथ पैरेलल है, तो ये लीजिए सी वेक्टर। उसके बाद क्या पूछा है, देन ए एंड सी मस्ट बी पैरेलल, अगर ए बी को पैरेलल है, बी सी को पैरेलल है, तब ए और सी पैरेलल होने ही चाहिए बोल के बोला है। तो सही है कि गलत है, देखिए ए और सी दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि ए और सी भी पैरेलल ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रू के फॉल्स बोल के पूछा है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रू है। अगर ए बी को पैरेलल है और बी सी को पैरेलल है, तब ए पक्का सी को पैरेलल होगा ही होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ए इज एंटी पैरेलल टू बी, ए जो है वो बी के साथ एंटी पैरेलल है, ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर को एंटी पैरेलल, एंड बी इज एंटी पैरेलल टू सी वेक्टर, बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के साथ एंटी पैरेलल है, यानी कि बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ एंटी पैरेलल है, सही है। ए वेक्टर बी को पैरेलल है और बी वेक्टर सी को पैरेलल, ए वेक्टर बी को एंटी पैरेलल है, बी वेक्टर सी को एंटी पैरेलल है, तब आपको पूछ रहा है देन ए एंड सी मस्ट बी एंटी पैरेलल बोल के बोल रहा है, ए और सी एंटी पैरेलल होने ही चाहिए बोल के बोल रहा है, लेकिन हमें कैसे दिख रहा है यहाँ पे, ए और सी एंटी पैरेलल है कि पैरेलल है, पैरेलल है, तो यानी कि ये क्या बोल रहा है, मस्ट भी बोल रहा है, तो इसका मतलब होना ही चाहिए बोल रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है ना, ए बी को एंटी पैरेलल है, बी सी को एंटी पैरेलल है, तो ए और सी एंटी पैरेलल होने वाले नहीं है, ए और सी कैसे रहेंगे, पैरेलल, तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्योंकि उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, एंटी पैरेलल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा वहां पे क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, if a vector is perpendicular to b vector and b vector is perpendicular to c vector, then a and c must be perpendicular बोल के बोला है, क्या बोला है, a vector perpendicular to b vector, a वेक्टर जो है वो b वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, और जो b वेक्टर है वो c वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, सही है। तो आपको बोल रहे हैं कि ए और सी भी पक्का परपेंडिकुलर होने ही चाहिए बोल के पूछा, ये ट्रू है कि फॉल्स है चेक करते हैं। अब बताइए मैं बी को परपेंडिकुलर ऐसे भी तो बना सकता हूँ, देखिए ए बी के साथ 90 डिग्री पे है, बी सी के साथ 90 डिग्री पे है, सही है। तो आप बताइए ए और सी 90 डिग्री पे है कि 180 डिग्री पे, 180 डिग्री, ये पैरेलल सॉरी ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे बोला है कि मस्ट भी परपेंडिकुलर बोला है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है ना। हाँ मे भी बोला होता तो ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी है, ये ए वेक्टर, ये वाला बी वेक्टर और ये वाला सी वेक्टर, देखिए ए और बी 90 डिग्री पे है, बी और सी 90 डिग्री पे है, तब ए और सी भी 90 डिग्री पे हो सकते हैं, है ना, होंगे ही इसकी गारंटी नहीं है, हो सकते हैं, है ना। ए और बी और सी, अब फॉर एग्जांपल देखिए ये ए है, ये बी है, ये दोनों परपेंडिकुलर, बी और सी परपेंडिकुलर होने हैं, तो देखिए ये वाला अगर मैं ऐसे रख दूं तो ये बी ये सी ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, लेकिन ए और सी परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है। अगर मैं ऐसे रखूंगा तब भी बी और सी परपेंडिकुलर है, अब देखिए ए और सी भी परपेंडिकुलर है, हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि होना ही चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला ट्रू होता, ट्रू होता है स्टेटमेंट कब, अगर यहाँ पे मस्ट की जगह पे क्या बोला होता मे, तो ये वाला ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है, राइट। इस केस में हो रहा है, जैसे वो स्टेटमेंट बोल रहा है इस केस में हो रहा है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला फॉल्स है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे कुछ आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में, राइट। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जितने भी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताए गए और ये जो लास्ट में कुछ 2-3 क्वेश्चन करवाए गए, ये आपको थोड़ा बहुत तो हिट किए होंगे, है ना, कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा तो समझ में आया होगा। अगर इनमें कोई दिक्कत रहती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने डाउट्स बता सकते हैं, राइट। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।